नमस्कार। आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत। पाश्चात्य विद्वानों पीटर ऑस्कर वाइल्ड तथा डॉक्टर ब्रेडले आदि ने कहा है कि कला को कला के लिए माना जाए और यह स्वीकार भी किया कि सौंदर्यजन्य आनंद ही काव्य कला का चरम मूल्य और प्रयोजन है। सौंदर्य पर दृष्टि टिकी होने के कारण इन विचारकों ने काव्य में नैतिक मूल्यों को गौण माना और कविता कविता के लिए या कला कला के लिए सिद्धांत का प्रचार किया। डॉक्टर ब्रेडले ने काव्य का मुख्य और अंतरंग मूल्य कल्पना या सौंदर्य को ही माना और नैतिक तत्वों को काव्य का बहिरंग मूल्य घोषित किया। आई.ए. रिचर्ड्स ने ब्रेडले के इस सिद्धांत का विरोध किया और यह स्वीकार किया कि नैतिक मूल्य कला मूल्यांकन का आवश्यक अंग है। यहाँ रिचर्ड्स ने प्रवृत्तियों के मूल्य को प्रधानता दी है। उनका मानना है कि यही कलाकार महान साहित्य की रचना कर पाएगा जो प्रवृत्तियों के मूल्यों को जानता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है कि प्रवृत्तियों की अधिकाधिक तृप्ति को मूल्यों की कसौटी पर मान लेना एक मोटा मानदंड है। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के मतानुसार भी वस्तुतः साहित्य का उत्कर्ष भावोत्कर्ष पर निर्भर करता है। भाव की प्रकृति को जगाते हैं। अतः रिचर्ड्स ने अपने भाव जगत को छोड़कर प्रवृत्ति की स्थूल बात में उलझ गए हैं। नैतिक मूल्यों की प्रवृत्ति की सापेक्षता में देखने से उनका भावानुभूति से सीधा संबंध नहीं रहता, जो काव्य का प्राण है। जिस सच्ची अनुभूति में नीति आदि तत्व स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं, यह भी रिचर्ड्स नहीं बता सके। तो यह भी स्पष्ट है कि रिचर्ड्स का मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत उदात्त भावों पर ही आधारित है, क्योंकि उदात्त भाव ही मूल्यवान प्रवृत्ति का पोषण करते हैं। आधुनिक समीक्षा और साहित्य चिंतन के क्षेत्र में आई.ए. रिचर्ड्स का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए, अतः उन्होंने मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कविता व कला की सार्थकता और महत्व पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत समीक्षा जगत का आधारभूत सिद्धांत है। काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है, इसलिए जो मूल्य मानव की अन्य क्रियाओं का है वही काव्य का भी है। काव्य मानव मन की इन्हीं आकांक्षाओं व घृणाओं से संतुलित स्थापित करने का कार्य करता है। अरस्तू के अनुसार जिस काव्य में मानव मन के इन आवेगों को संतुलित करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, वह उतना ही उच्च कोटि का होगा। उनके अनुसार मानव मन में बराबर उठने वाले आवेगों के संतुलन व संगठन से मानव को शांति व सुख की अनुभूति होती है और जिस साधन द्वारा आवेगों का अधिक से अधिक संतुलन या व्यवस्थापन हो सके वही मूल्यवान माना जाता है। काव्य ऐसा ही साधन है जिसके विचारों व भावनाओं के प्रभाव से मानव के आवेगों में आंतरिक व्यवस्था व संतुलन उत्पन्न होते हैं। आई.ए. रिचर्ड्स ने डॉक्टर ब्रेडले की कला के लिए सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने अपने मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। रिचर्ड्स के अनुसार साहित्यालोचन का सिद्धांत दो स्तंभों पर टिका होना चाहिए। पहला, मूल्य का लेखाजोखा, दूसरा संप्रेषणीयता का आंकलन। इसका अर्थ यह है कि कविता व कला के मूल्य में संप्रेषणीयता के गुण होने चाहिए। इन्हीं गुणों को आधार बनाकर
I.A. रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत व संप्रेषणीयता सिद्धांत की स्थापना की। उनके अनुसार यह एक गंभीर त्रुटि है कि सौंदर्य शास्त्र के प्रसंग में मूल्य संबंधी विचार की अपेक्षा की जाती है। आधुनिक सौंदर्य शास्त्री यह मानते हैं कि जिसे हम सौंदर्यानुभूति कहते हैं वह मात्र एक मानसिक क्रिया है। इससे सौंदर्यानुभूति अवस्था की एक हवाई समस्या उत्पन्न होती है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की अरूप खोज की पुरानी परंपरा कही जा सकती है। रिचर्ड्स मानते हैं कि कलाएं हमारे संचित मूल्यों की भंडार होती है। वे असाधारण पुरुषों के जीवन के क्षणों से उद्भूत होती है और उन्हें चिरस्थायी भी बनाती है। मूल्य सिद्धांत के बीच कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। मूल्य सिद्धांत में व्यवहार मूल्य शब्द मूलतः अर्थशास्त्र का शब्द है, जिसका अर्थ विकसित है। अर्थशास्त्र से इसका प्रवेश दर्शन शास्त्र में और फिर मनोविज्ञान और मनोविज्ञान से साहित्य में हुआ। साधारण तौर पर मूल्य को परिभाषित किया जा सकता है। मूल्य किसी भी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका महत्व व रुचि निहित हो। ऐसी रुचि का संबंध प्रथमतः अनुभूति से होता है और अंततः इच्छा व प्रवृत्ति से होता है। पहले वस्तु की इच्छा होती है और फिर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, और प्राप्त होने पर वह रुचि कर लगे तो वह हमारे लिए मूल्यवान भी हो जाती है। अर्थात मूल्य व अनुभूति एक दूसरे के पर्याय हैं। यह मूल्य की मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है। इसी आधार पर मूल्य सिद्धांत विकसित हुआ। मूल्यों को अनेक प्रकार का बताया गया है, जैसे आर्थिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक इत्यादि। वह अपने सिद्धांत में मनोविज्ञान का उपयोग करता है, जो सर्वथा दो भिन्न शाखाओं का मिश्रण है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान, दूसरा मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। उन्होंने इन दोनों से कुछ कुछ ग्रहण किया और इनके मिले जुले रूप से अपने मनोविज्ञान का ढांचा गढ़ दिया, जिस पर उनकी आलोचना पद्धति आधारित है। रिचर्ड्स मानते हैं कि काव्य रचना एक मानवीय क्रिया है, इसलिए जो मूल्य की मानव की अन्य क्रियाओं का है वही काव्य का भी है। मन के आवेगों के दो रूप स्पष्ट किए हैं उन्होंने। एक रूप का प्रतिनिधित्व आकांक्षा व दूसरे का वितृष्णा करती है। ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। आकांक्षा प्रवृत्ति मूलक है, क्योंकि मानव मन इसके द्वारा कुछ पाना चाहता है, पर घृणा निवृत्ति मूलक है, क्योंकि मानव मन इसके द्वारा किसी वस्तु से दूर भागता है। मनुष्य की आकांक्षा उसके चेतन से उत्पन्न होती है। इन आकांक्षाओं की अनेक कोटियां हैं, जिन्हें अधिक महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण करके आंका भी जाता है। किसी आकांक्षा विशेष की अतृप्ति से जितनी अधिक अन्य आकांक्षाएं उत्पन्न होगी, वह उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण होगी, और जिससे जितनी कम आकांक्षाएं उत्पन्न होगी, उसका महत्व उतना ही कम आंका जाएगा। प्रत्येक मनुष्य अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आकांक्षाओं की तृप्ति चाहता है और घृणाओं से दूर भागना चाहता है। काव्य मन की आकांक्षाओं व घृणाओं से संतुलित स्थापन करने का कार्य करता है। जिस काव्य में मानव मन आवेगों को संतुलित करने की जितनी अधिक शक्ति रखता है, वह उतनी ही उच्च कोटि का माना जाता है। काव्य एक ऐसा साधन है जिसके विचारों पर व भावनाओं के प्रभाव से मानव के आवेगों का अधिकाधिक संतुलन या व्यवस्थापन हो सके। काव्य
मानव मन में ऐसे भावों को भी जागृत करता है जिससे उसकी आकांक्षाएं दबती नहीं, वरन उनका संतुलन व समाहार हो जाता है, जिससे सुख की अनुभूति होती है। जिस काव्य में आवेगों को संतुलित करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, वह उतना ही श्रेष्ठ व मूल्यवान काव्य होगा। रिचर्ड्स के मत के विपरीत कुछ विद्वान यह मानते हैं कि कला का संबंध नैतिकता से नहीं है, वरन वह उसके क्षेत्र से बाहर की वस्तु है, क्योंकि नैतिकता को देखना धर्म गुरुओं या प्रशासन का काम है। परंतु जब किसी कृति को देखा जाता है या उसकी समीक्षा की जाती है तो कुछ मूल्यों को सामने रखा जाता है। किसी कलाकृति का समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है तो निश्चित तौर पर कलाकृति के मूल्यों का समावेश होगा। कविता का मूल्य उसके पाठक या श्रोता के मन को प्रभावित करने वाली क्षमता से आंका जाता है, अतः कला का मूल्य से अटूट संबंध है। रिचर्ड्स मानते हैं कि मन के भीतर आवेगों में उतार चढ़ाव या जीवन की परिस्थितियों का संघर्ष के कारण होता है। इससे मन में तनाव उत्पन्न होता है। काव्य व कलाएं इन आवेगों में संगति या संतुलन स्थापित करती हैं और आवेगों को व्यवस्थित कर स्नायु मंडल को राहत व सुख भी प्रदान करती है। सौंदर्य इसलिए मूल्यवान है क्योंकि वह विरोधी मनोवेगों से उत्पन्न विषमता में व्यवस्था और संतुलन कायम करता है। आवेगों की दो स्थितियां हैं, पहली काम्य, दूसरी अकाम्य। यद्यपि मस्तिष्क में दोनों ही संतुलित रूप में रहती हैं, फिर भी काम्य आवेग स्थिरता, संतुलन व व्यवस्था स्थापित करते हैं। वे आवेग अधिक महत्वपूर्ण हैं जो दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना अपना विकास करते हैं, परंतु फिर भी मन की सबसे उत्तम स्थिति उसकी मानसिक क्रियाओं की सर्वोत्तम संगति है। आवेगों का संघर्ष व विघटन कम होता है। अनुभूतियों व संवेदनाएं मानव मन के बीच संवेदनात्मक एकत्व स्थापित करती है। रिचर्ड्स इस प्रकार का संतुलन व समन्वय कला का गुण मानते हैं, यही उनका मूल्य भी है। यह काम कला सौंदर्य के माध्यम से करती है क्योंकि वह उसी की अभिव्यक्ति है। संतुलन के कार्य को रिचर्ड्स ने सिनेस्थीसिस में कहा है। सिनेस्थीसिस ताजगी देती है, थकान नहीं। सौंदर्यानुभूति के संबंध में उसकी व्याख्या है कि सभी आवेग समन्वयकारी नहीं होते, क्योंकि जीवन में संघर्ष न केवल संभव है वरन सामान्य भी है। अतः एक ऐसी परिपूर्ण व्यवस्था अपेक्षित है जिसमें प्रत्येक आवेग को स्वतंत्र क्रियाकलाप की छूट होती है। संतुलन की स्थिति में बाहरी क्रियाओं को भी प्रेरणा मिलती है। वे कला को एकांतिक नहीं मानते। काव्य और कलाएं मानव के अन्य व्यापारों से संबद्ध है। किसी भी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह किस सीमा तक मानव मनोवेगों में संतुलन और व्यवस्था करने में सक्षम हो पाती है।